नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज जिन विषयों पर बात करेंगे उनके बारे में भी आपको बता दें। बड़े मुद्दे रहेंगे, जैसे बेइज्जती का मुद्दा, हमास का मुद्दा, हिजबुल्लाह का मुद्दा, फूड जिहाद पर लगाम का मामला भी उठाएंगे। आपके लिए हम लेकर आए हैं बड़े मुद्दे हर रोज की तरीके से। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभी भी अगर आपने हमारे मुद्दों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे ट्विटर कहा जाता था, वहां पर जाके वोट नहीं किया है तो वोट करिए। मुद्दे भी आपको बता देता हूं। हमास वाला मुद्दा आज मुख्य रहने वाला है, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। फूड जिहाद पर लगाम जो है वो मुख्य मुद्दा। लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आ भी गया है। ये मुद्दों की बात अगर की जाए तो गजब बेइज्जती किसकी हुई है। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की बेइज्जती यहां पर हुई है। तो मुद्दे सारे आपको मैंने बताए। अब शुरुआत करते हैं, चलिए खबरों से स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा मुद्दा रहने वाला है? सबसे पहला मामला जो है वो हिजबुल्लाह का है। गाजा में लगभग 1 साल तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इजराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या इजराइल इस समय दूसरा मोर्चा संभाल सकता है कि नहीं। लेबनान में इजराइल का सामना हिजबुल्लाह से है, जो ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह की ताकत को समझने से पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि हमास के खिलाफ करीब 1 साल से जारी लड़ाई ने इजरायली सेना पर बहुत दबाव डाल दिया है। सैनिकों को बहुत कम आराम मिल रहा है। इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला भी दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का दबाव बढ़ रहा है। हमास के इजराइल पर घातक हमले के अगले दिन से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है। इजराइल असल में डबल ट्रबल का सामना कर रहा है। जनता का सरकार पर दबाव है कि सीज फायर करो और हॉस्टेज डील करो ताकि युद्ध बंद हो, आर्थिक बोझ कम हो। समझ में यह नहीं आ रहा है कि इजराइल का दूसरा जंग का इरादा है। ये घातक तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं ये युद्ध कितना भीषण है। लेकिन इन सब के बीच कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इजराइल के 3 प्रधानमंत्रियों की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो रह चुके और तेल अवीव के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्चर योएल गुजांस्की ने कहा है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। हिजबुल्लाह एक स्टेट के अंदर मौजूद स्टेट है। इसके पास हमास से कई गुना ज्यादा जटिल मिलिट्री ताकत है और सपोर्ट भी है। हिजबुल्लाह ने पिछले हफ्ते के अंत में इजराइल के अंदर कई शहरों पर घातक भीषण हमले किए हैं। तो किरियत किरियत बियालिक, सुर शालोम, मोर्शेत हाइफा, ये सभी शहर लेबनान सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं।
हर हमले को इजराइल का आयरन डोम रोक भी नहीं पाया। ताकतवर हमला हुआ तो रोकना और मुश्किल हो जाएगा। हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। इस शिया इस्लामिक संगठन ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया है जो बड़े बड़े देशों के पास होते हैं, जिन्हें बनाना और विकसित करना बेहद कठिन है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले इराक और यमन भी हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कई मित्र देश हैं। 2006 में हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध के बाद इजराइल की मिलिट्री क्षमता बदल गई है, और बदली तो है, सुधरी भी है। यहां तक कि ताकतवर भी हो चुकी है इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह के पास 30 से 50 हजार लड़ाके हैं, जबकि संगठन के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। इसके अलावा रिजर्व फोर्स भी है। अब ऐसे में इजराइल, जो अपनी बातों पर हमेशा टिका रहता है, जिसकी इंटेलिजेंस विश्व में सबसे बढ़कर है, सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस है, जो बदले की आग को सालों तक सीने में रखकर अपना बदला पूरा करने में भी समर्थ माना जाता है। अब ऐसे में सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन एक चुनौती होगी? अब वो क्या चुनौती है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले आपको लेकिन एरियल व्यू दिखाते हैं। एरियल व्यू आप देखिए पूरे मामले को, और बेहतर ढंग से समझने के लिए इस पूरे इलाके को। ये लीजिए, ये हिजबुल्लाह है और रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज मिसाइल, अगर कोई वार होता है, अटैक होता है, तो कैसे होगा? एक तरफ इजराइल, एक तरफ लेबनान। ये देखिए, ये हमला अगर हिजबुल्लाह से हुआ तो हाइफा पे हमला अगर होता है, और इजराइल अगर एयर स्ट्राइक करता है तो जवाब किस तरीके से दिया जाता है। और बेहद करीब हैं ये, कोई बहुत दूर नहीं है ये देश, और जो बॉर्डर की सीमाएं हैं वो बहुत ज्यादा खतरे में रहती हैं। तो मोसाड, इजरायली इंटेलिजेंस गैदर करता रहता है हिजबुल्लाह के बारे में। आपको हमने वो भी दिखाया कैसे घरों के अंदर, ये देखिए, 1,50,000 रॉकेट और मिसाइल हैं हिजबुल्लाह के पास। एक साथ अगर चल गए तो कितना ही रोक पाएगा इसको इजराइल। 500 प्लस एयर स्ट्राइक यहां पर की गई हैं, और लेबनान के पास सारे उन्नत हथियार हैं। जब बात हिजबुल्लाह की होती है तो आप लेबनान को ही समझ लीजिए। रॉकेट असिस्टेड बूस्टर, ये देखिए, ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल की जा रही है। हथियारों की बात कर रहे हैं। ये देखिए, लेबनान से जब ये हथियार आते हैं, ये ड्रोन्स आते हैं, तो ड्रोन वॉरफेयर में भी कोई कच्चा नहीं है इनका पड़ोसी मुल्क, इनका पड़ोसी देश। लेकिन आयरन डोम क्या बचा पाएगा? बचा पाना संभव है क्या? इतना भी संभव हमें तो नहीं लगता कि हर वार को रोक पाना इजराइल के लिए संभव नहीं होगा। तो ये केवल, ये देखिए, लेबनान में वो जगह जहां पर वॉकी टॉकी फटे थे, पेजर फटे थे, वो भी आपको बताए, और हिजबुल्लाह ने हमले कैसे किए वो भी आपको बताए। तो रामत डेविड बेस पर जो हमला, उसकी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह कहां कहां हमले कर चुका है, करने का सामर्थ्य रखता है। रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम, तो शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करना, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बेहद पास पास ये मुल्क हैं। और ये देखिए, लगातार अगर हिजबुल्लाह के अटैक होते हैं हाइफा से लेकर, तो इजराइल को जवाब देने का एक ही तरीका बचता है, वो है एयर स्ट्राइक। और वो बखूबी जानता है किस तरीके से उसको ये अटैक करने हैं। तो इंटेलिजेंस गैदर करना, और वो सारी बातें आपको हमने विस्तार से समझाई। अब हिजबुल्लाह की चुनौती क्या है? ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के तौर पर हिजबुल्लाह है। यमन और इराक समेत मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के साथ इजराइल के खिलाफ एक रणनीतिक घेरा भी इसने बनाया है। आगे आपको बता देते हैं, हिजबुल्लाह के पास 30,000 से 50,000 लड़ाके हैं। ये अनऑफिशियल है, अब ये ज्यादा भी हो सकता है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि समूह के पास, जैसा मैंने कहा था, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक भी हैं। तो एक छोटा सा आतंकी संगठन मत समझिए। समूह के पास 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं। तो आतिशबाजी का सारा सामान मौजूद है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है। खतरनाक मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, और 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 1500 मिसाइलें यहां पर शामिल हैं। देखिए, फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से इजराइल के रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाया।
बेस लेबनान सीमा से 48 किलोमीटर अंदर है, आप ये देखिए। और इजराइल ने क्या किया फिर इसके बाद? इजराइल ने 62,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया। ऐसा नहीं कि इजराइल परेशान नहीं है, 26 इजरायली नागरिक और 22 सैनिक मारे भी जा चुके हैं। तो हिजबुल्लाह कोई छोटी चुनौती नहीं है इजराइल के लिए। लेबनान की तरफ से 94,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा, वो विस्थापित हुए, जबकि 740 लोग मारे गए हैं। आप हिजबुल्लाह अगर सोचिएगा रॉकेट मारेगा तो डबल ट्रिपल क्या 10 गुना से ज्यादा तबाही होगी। हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख रॉकेट्स और मिसाइल हैं। ये खतरनाक है। ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में हिजबुल्लाह माना जाता है और ये खतरा है इजराइल के लिए। तो ये आपको बार बार हम एरियल व्यू के माध्यम से समझा रहे हैं। ये देखिए वो क्षेत्र है लेबनान में जहां पर वॉकी टॉकी और पेजर्स को ब्लास्ट करवाया गया था इजराइल के द्वारा। और अब हिजबुल्लाह ने किस तरीके से फिर जवाबी कार्रवाई की वो भी आपको दिखा देते हैं। रामा डेविड बेस, यहां पर हमला, और ये रॉकेट के माध्यम से। और फिर आगे आपको बता देते हैं रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इसको निशाना बनाना, शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ किया जाना। तो हिजबुल्लाह कोशिश तो बहुत कुछ कर रहा है। और फिर ये देखिए कैसे हर जगह बमबारी के तौर पर रॉकेटों का एक पूरा जखीरा इन्होंने खोल दिया और इजराइल ने फिर वापस एयर स्ट्राइक करी और फिर अपना की तबाही की कहानी जो है वो शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल हैं, 1.5 लाख रॉकेट हैं, इसलिए कोई छोटा आतंकी संगठन मत समझिए। 500 प्लस एयर स्ट्राइक इस तरफ से, ये भी आपको बता दें 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई हैं। और लेबनान हर स्ट्राइक के जवाब के तौर पर अपनी मिसाइलें तैयार रखता है, वो चलाना जानता है। तो इजराइल के लिए भी मैं आपको बार बार कह दूं, आसान नहीं होगा अपने आप को हर बार बचा पाना, क्योंकि हिजबुल्लाह एक तरीके से ईरान ही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि बांग्लादेश ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की कैसे बेइज्जती की है। छोटा सा ब्रेक। चलिए अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की। चलिए उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बांग्लादेश में आपको बता दें जिस हद तक कट्टरता है, वहां के वामपंथियों के रगों में जो कट्टरता सनी हुई है, उनकी गर्त में बांग्लादेश की हालिया स्थिति और खस्ता हालत भी किसी से छुपी नहीं हुई है। लगातार बढ़ता कर्जा, धार्मिक हिंसा और हिंदुओं को लेकर कुंठित रवैये से पहले ही बांग्लादेश को विश्व पटल पर थू-थू का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के आप समझिए 79वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया सलाहकार यानी कि मोहम्मद यूनुस को न्यूयॉर्क में घंघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों को लेकर भी यूनुस के खिलाफ नारे लगाए हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने वापस जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ के नारे लगाए और पोस्टर पकड़े हुए भी वो थे, जिन पर लिखा था शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने और संसद भंग होने के बाद 8 अगस्त को यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 84 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता गंदी राजनीति के साथ सत्ता में आए हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि यूनुस गंदी राजनीति के साथ सत्ता में आए हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने अवैध और असंवैधानिक रूप से सत्ता हासिल की है। उनके सत्ता संभालने के बाद भी बहुत से लोग मारे गए हैं और अभी तक हमारी निर्वाचित प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो देखिए आपको प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी हम दिखाते हैं और तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ था। और हालांकि ये तस्वीरों से आप समझ ही पाएंगे।
দলের পক্ষ থেকে চাষাদের পক্ষ থেকে শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে अब बात करेंगे सेंट मार्टिन की, जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने है। और मेरी ऐसा देखिए, तमाम बातें आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है, और विवाद की जड़ में अब सेंट मार्टिन भी यहां पर शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। सेंट मार्टिन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भागी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उन्हें अमेरिका के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी है। यह आरोप उन्होंने अमेरिका पर लगा दिया है। अगर वह सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के हवाले कर देती तो सत्ता में वो बनी रहती। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर यह बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन इस पर क्यों अमेरिका की नजर है? बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है। कॉक्स बाजार टैंकॉफ प्रायद्वीप से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस द्वीप को नारिकेल जंजीरा यानी नारियल का द्वीप और दारूचिनी द्वीप यानी कि दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और अपने मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यह जाना जाता है। इस द्वीप पर 3700 लोग रहते हैं, 3700 लोग रहते हैं। इनका मुख्य काम मछली पकड़ना, चावल और नारियल की खेती करना और समुद्री शैवाल की कटाई करना है। यहां से यह म्यांमार को निर्यात भी किया जाता है। बताया जाता है कि यह द्वीप किसी जमाने में टेक्नॉफ प्रायद्वीप का ही हिस्सा था, लेकिन प्रायद्वीप के एक हिस्से के पानी में डूबने के कारण यह अलग हो गया। इससे प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा अलग द्वीप में बदल गया, जो आज बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग है। इस द्वीप को 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने पहली बार बसाया था। उन्होंने इसे जजीरा नाम दिया था। साल 1990 में एक ब्रिटिश भूमि सर्वे दल ने इसको ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया और इसका नाम सेंट मार्टिन नाम से एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा। यह भी कहा जाता है कि इसका नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया था। बांग्लादेश के गठन के बाद से ही सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रहा है। बंगाल की खाड़ी से निकट होने और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा से जुड़ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की रुचि इस द्वीप में बढ़ी है। खासकर अमेरिका और चीन ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए इस द्वीप पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है। अभी साल 2023 के जून में ही शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने इच्छा जताई थी कि चुनाव में बीएनपी की जीत के बदले वे सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वह सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के हवाले कर देंगी। सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका इसलिए भी अपना कब्जा करना चाहता है क्योंकि अगर वह इस द्वीप पर अपना बेस बना लेता है तो चीन को चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका इस इलाके में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी सैन्य रूप से इस क्षेत्र में मजबूत हो जाता है और उसको चीन पर दबाव बढ़ाने में यहां पर मदद मिलेगी। अब ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको इस पूरी खबर को और समझाने के लिए बेहतर ढंग से। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है। द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहां से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट के रूप में समझिए। इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की कड़ी बल्कि पूरे इलाके में नजर रखी जा सकती है। अमेरिका हिंद महासागर में इससे प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन टेक्निकली बताऊं तो ये भारत का ही है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति यहां पर बढ़ रही है और इस पर भी नजर बनाने के लिए चीन की बढ़ती उपस्थिति ने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी है। तो वो चाहता है कि सेंट मार्टिन द्वीप उसे मिल जाए। अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का जवाब दिया है। तो सेंट मार्टिन कितना महत्वपूर्ण है? भारत एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है भी।
और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड और मालाबार नौसैनिक अभ्यास जैसे अन्य तंत्र विकसित किए हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में केवल 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में यह फैला है। इतने बड़े एयरपोर्ट होते हैं, अगर आप दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे की बात करेंगे तो उससे बड़ा हो सकता है, ये उससे बड़ा होगा आइलैंड से। मार्टिन द्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, मछली पालन, चावल, नारियल की खेती पर निर्भर करती है। 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने अपने फैसले में इस द्वीप को बांग्लादेश के क्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ और इजेजिड का हिस्सा बताया था। टेक्निकल इशू के चक्कर में यह हो रहा है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि यह सेंट मार्टिन कितना महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा, चलिए हम आपको ग्राफिक्स आगे दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपको विस्तार से बात करेंगे थूक जिहाद के खिलाफ उठाए गए योगी सरकार के सख्त कदमों की। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में सभी रेस्तरां और ढाबों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य सामग्रियों में मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाओं को अत्यंत विभत्स बताया है। हाल ही में सामने आई घटनाओं के बाद, जिसमें जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में थूक और पेशाब मिलाने के विभत्स मामले सामने आए हैं, जिस वजह से सरकार ने तत्काल और सख्त कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस संदर्भ में आपको बता दें एक फैसला यहां पर दिया है। उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है, जिसमें मिलावटखोरों और खाद्य सामग्री में गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ ठोस नीतियां बनाई गई हैं। इन नीतियों का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गोलगप्पे के पानी में इसने थूक दिया है। ग्लास में ये थूक के आपको पानी पिलाता होगा, चाय पिलाता होगा। जूस में तो थूका ही थूका है, पेशाब तक कर दिया है। दूध में थूका है, तो अपने दूध वाले का भी आधार कार्ड देखिएगा कि कौन है वो। जूस पिलाने वाले से जरा सतर्क रहिएगा, उसके पीछे खड़े होके आप अपना जो जूस है वो तैयार करवाइएगा, पता नहीं वो उस पर पेशाब ना कर दे। आजकल ये भी एक खतरा है। पानी पुरी, देखिए पानी पुरी यानी गोलगप्पे में थूकने का वीडियो आपको दिखा रहे हैं 7वें नंबर वीडियो में। पानी में भी थूक दिया जाता है। कौन सी ऐसी चीज बची है जिसमें इन्होंने थूका ना हो या पेशाब ना किया हो? ये खाने की चीजें थूक थूक कर आपको खिला रहे हैं। फलों में थूक रहे हैं। ये देखिए पानी मुंह में डालकर वो व्यक्ति कैसे उसको थूक के जरिए उस पानी को फेंक रहा है। बालों में थूका है। एक बार आपने वो भी तस्वीर देखी थी, थूक से मसाज, वो भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। रोटी में तो थूक कर ये लगाता ही है तंदूर में। सब्जी में थूक रहे हैं। शिव यात्रा पर थूका जा रहा है, कपड़ों में थूका जा रहा है, गोलगप्पों में थूका जा रहा है, फलों में थूका जा रहा है और बाल में थूका जा रहा है। ये है मानसिकता, ये है इनका इरादा। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार द्वारा क्या सख्त कदम जो हैं वो उठाए गए हैं और उनके क्या मायने हैं। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन और नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। सभी रेस्तरां, ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इन प्रतिष्ठानों में काम ना कर सके। ये उद्देश्य है, कोई संदिग्ध व्यक्ति यहां पर काम ना कर सके और वो आपके खाने, जूस और सोचिए गोलगप्पों में पेशाब ना करें। और मालिक और प्रबंधकों को अपने नाम और पते प्रमुखता से डिस्प्ले करने का निर्देश है कि भाई कौन हो तुम, पता तक बता के रखो। ये निर्देश इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई भी मिलावट की घटना होने पर उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके, वो भाग ना सके। नाम कुछ रख देते हैं, जैसा कि आप कभी स्कैन करते हैं ना, आपको पता लगता है कि नाम उसका खुशी जूस सेंटर है, नाम निकलता है उसका कुछ और। यह कदम एक स्पष्ट संदेश देता है कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो योगी सरकार सख्त है, योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और सफाई पर सख्त नजर होगी। सरकार ने हर रेस्तरां और ढाबे में सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऑर्डर यानी निर्देश दे दिया है। यह ग्राहकों की सुरक्षा के साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि खाने में किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना हो।
हर प्रतिष्ठान के हर कोने को आपको बताएं सीसीटीवी से कवर किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि भाई कोई पेशाब कर रहा है तो कम से कम सीसीटीवी में वो आ तो जाए, कोई थूक रहा है तो वो पता तो लगे, ताकि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ सफाई पर नजर रखी जा सके और कोर्ट में वो एक एविडेंस के रूप में पेश भी किया जा सकेगा। हर कर्मचारी को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क लगाएगा तो थूकेगा तो अपने थूक को खुद ही चाटेगा। कोई भी कर्मचारी बिना उचित साफ सफाई के भोजन को ना छू सके। ग्राहकों के शुद्धता, देखिए ग्राहकों के स्वास्थ्य और भोजन की शुद्धता से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये सीएम योगी के निर्देश हैं और ये सारे जो निर्देश हम तो कहते हैं देश भर में लागू होने चाहिए। खाद्य सुरक्षा कानूनों में संशोधन क्या है वो बता दें। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाएं। इसका उद्देश्य क्या है वो बता देते हैं। नियमों को सख्त बनाना उद्देश्य है ताकि कोई भी खाद्य सामग्री में मिलावट ना कर सके। साथ ही इन नियमों के उल्लंघन पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने के साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कदम आपको बताएं, ये कदम पूरी तरह से जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ये इसीलिए उठाया गया है ताकि आप सेफ रहें। मिलावटखोरों में डर पैदा करना जरूरी है। योगी सरकार का ये कदम मिलावटखोरों और धोखेबाजों के लिए एक कड़ा संदेश है जो खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाकर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो भी खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी मिलाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। मिलावट करने वालों के खिलाफ अब सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है कि भाई कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर गड़बड़ी होगी तो ऑपरेशन होगा, इलाज होगा। अब जब कुछ घटनाओं में जूस में थूकने और खाने में अपशिष्ट मिलाने की घटनाएं सामने आई हैं तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और दोषियों के खिलाफ ये जो कठोर कदम है उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का जवाब। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान इसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इन निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, यानी इंटरिम रोक, थोड़े पल की रोक है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ ये निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि ये निर्देश केवल कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और शांति के लिए जारी किए गए थे। लेकिन अब जब मिलावट और गंदगी मिलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं तो सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ऐसे कड़े निर्देश अब पूरे प्रदेश में लागू होंगे और ये अनिवार्य है। तो सभी रेस्टोरेंट ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। तो आपने देखा, ये तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन आप समझिए कैसे आपके खाने में थूका जाता है, पेशाब तक किया जाता है और अब ये फैसला सामने आया है। अब आपको देखना है विरोध इसका कौन करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य की जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है मिलावटखोरी और खाद्य सामग्री में गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक समय अब सामने आ चुका है। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। प्रश्न क्या था? योगी के एक्शन से फूड जिहाद पर लगेगी लगाम। ये फूड जिहाद जो चल रहा है, आपके खाने में थूक के पेशाब करके आपको दे रहे हैं, ये सोचते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, क्या इस पर रोक लगेगी? 97% इससे सहमत हैं, 3% सहमत नहीं। देखिए, सुदर्शन न्यूज कोई खबर दे उसका असर ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ये सुदर्शन न्यूज एक्सक्लूसिव आपको खबर बता रहे हैं जहां हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली के सबसे बड़े लैंड जिहाद का पर्दाफाश हुआ है। ईदगाह मस्जिद ने साथ के सरकारी पार्क पर वजू और टॉयलेट बना दिया था। इसके साथ ही पार्क की साथ वाली सड़क पर भी कब्जा कर लिया था। बता दें कि यहां कुछ ही दूरी पर आरएसएस का मुख्यालय बन रहा है। इस खबर को सुदर्शन न्यूज ने 1 साल पहले बताया था। कैसे लैंड जिहाद करके डीडीए की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए पार्क को लैंड जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कड़ी फटकार भी लगाई है इनको, क्योंकि इन्होंने कोर्ट की भी अवमानना कर दी थी। उसके फैसले के विरुद्ध भी ये चले गए थे। कोर्ट ने 13,000 वर्ग मीटर के पार्क, सोचिए छोटी जमीन नहीं है, दिल्ली में आप जरा भी जमीन खरीदने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। कोर्ट ने 13,000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की संपत्ति घोषित करते हुए, जो कि उसकी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। वक्फ किसी भी संपत्ति को क्लेम कर सकता है,
चाहे आपका घर क्यों ना हो, कल को वक्फ उसको भी क्लेम कर सकता है। शाही ईदगाह के पास की जमीन पर फैसला आने के तुरंत बाद डीडीए और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया। यहां पर मूर्ति लगाने का काम होना था। सुरक्षा कारणों से ईदगाह के आसपास भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल मौजूद हैं। यहां महारानी लक्ष्मीबाई की विरासत के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां पर उनकी मूर्ति लगनी थी। तो आपने देखा कैसे सुदर्शन न्यूज की खबर का असर जो है वो देखने को मिला। और अब यहां पर जब मूर्ति स्थापित होगी, इस मूर्ति तक का विरोध ये कर रहे थे, जबकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति, उसको आप धर्म के चश्मे से अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कड़ी फटकार जो है वो लगाई गई थी। हरियाणा में चुनावी घमासान मचा हुआ है। 1 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में सारी पार्टियां चुनावी प्रचार में अपना पूरी ताकत वो झोंक रही हैं। अक्टूबर 4 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनीपत में चुनावी रैली की, जहां से उन्होंने 22 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के पिछले शासनकाल पर जमकर हमला किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी का दामाद और दलाल वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हरियाणा को दामाद और दलाल के भरोसे छोड़ दिया था। साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आज हुए मतदान पर भी कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। पीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन, हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों,
तो 5 अक्टूबर को वोटिंग है हरियाणा में और नतीजे 8 तारीख को वहां पर आ जाएंगे। बहुत कम समय बचा है और सभी पार्टियां मैदान में हैं। चलिए, समय इतनी ही अनुमति देता है हमें आपसे बात करने की। आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, और मेरी पूरी एडिटोरियल प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।